सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है, सही है भाई। तो आप हॉस्पिटल में हैं आप? आवाज आ रही है? सर आज अच्छा, आज के दिन हम पढ़ेंगे एफएक्स होता क्या है, एफएक्स चलता किस तरह है और एफएक्स के दिन में काम किस तरह होता है। अच्छा, मैं आपको वो भी बोल देता हूँ, डे वाइज ट्रेनिंग का हमारे गेट वाला मीटिंग करा लेता है। वो बोलता है कि वो बेचना नहीं चाह रहा। जी मेहताब, हम पढ़ते हैं ओरेकल एपेक्स। ओरेकल एपेक्स है क्या? ओरेकल एपेक्स बेसिकली आपका काम किस तरह करते हो, फिर ओरेकल एपेक्स आप किस तरह की एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, ओरेकल एपेक्स पे आप मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के तौर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं और इसको वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। एपेक्स का जो व्यू होता है ना, वो इतना रिस्पॉन्सिव होता है कि बेसिकली आप उसको मोबाइल ब्राउज़र पे भी उसको एडजस्ट कर सकते हो और उसके अंदर कुछ उसके की फीचर्स वगैरह होते हैं, उनको इनेबल करना पड़ता है, उनकी सेटिंग्स वगैरह, और जिसके बिहाफ के ऊपर वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर देते हैं और कुछ आपको एचटीएमएल और सीएसएस लिखनी पड़ती है मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर में जो इसका आर्किटेक्चर होता है, इसको रैपिड डेवलपमेंट टूल कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर को रैपिड डेवलपमेंट टूल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर में बेसिकली आप एप्लीकेशन बहुत रैपिडली बना सकते हो। डेवलप द फास्ट एंड रिलीज एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली एप्लीकेशन, मतलब इसके अंदर में आपकी एप्लीकेशन जो आप फॉर्म्स एंड रिपोर्ट के 6i के ऊपर बनाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी और उससे ज़्यादा पावरफुल और उससे ज़्यादा स्पीडी आप इसके अंदर में एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हो। अच्छा, एपिक्स के बहुत सारे फीचर्स वगैरह, जिस तरह अगर मैं बात करूँ क्विक एसक्यूएल की, ओरेकल एपिक्स का एक बहुत अच्छा फीचर है, तो इंशाल्लाह हम उसको आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत आसान है। कस्टमाइजेशन के अंदर में हमारे पास आ जाती है कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसको हम कस्टमाइज़ बहुत आसान से कर सकते हैं। उसके कलर्स वगैरह बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं थीम रोलर के थ्रू। इसके अंदर थीम रोलर गिवन होता है जिसके अंदर में आप अपनी एप्लीकेशन के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वैलिडेशंस वगैरह बहुत आसान है, जिस तरह आपकी फॉर्म्स रिपोर्ट में वैलिडेशंस लगती है, सेम इसी तरह इसके अंदर में फॉर्म इसके फॉर्म्स के अंदर में वैलिडेशंस लगती है और ये सेशंस वगैरह के पे आपका मेंटेन करके चलता है ये। अच्छा, इसके अंदर में डेटा आप मल्टीपल सोर्सेज से लोड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल से लोड कर सकते हैं, सीएसवी फाइल के थ्रू लोड कर सकते हैं और उसके अंदर में डिफरेंट तरह के आप चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, एपेक्स की अपनी कुछ बिल्ट इन एप्लीकेशन भी गिवन है जो बेसिकली एपेक्स ने खुद बना के दी हुई है, जो बेसिकली आप उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, हम बात करते हैं एपेक्स का आर्किटेक्चर किस तरह चलता है। अच्छा, इसको बेसिकली 2 टियर आर्किटेक्चर भी कहते हैं और 3 टियर आर्किटेक्चर भी कहलाती है एपेक्स की। अच्छा, 2 टियर आर्किटेक्चर इन अ सेंस होता है कि 2 आपकी फिजिकल मशीन्स होती है, एक आपकी डेटाबेस मशीन होती है और दूसरी आपकी मशीन होती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की मशीन से मुराद ये है कि जिसके अंदर आपकी मिडलवेयर इंस्टॉल होता है, जैसे कि वेबलॉजिक हो गया, टॉम अपाची टॉमकैट हो गया, वो इंस्टॉल होता है इसके अंदर। और बेसिकली जो मिड टियर होती है वो बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट करवाती है, डेटाबेस टेयर को और आपकी एप्लीकेशन टेयर को।
और जो मिड टियर कहलाती है वो बेसिकली ORDS कहलाती है, ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विस कहलाती है, जिसके थ्रू आपका डेटा ब्राउज़र से कम्युनिकेट होता है, आपकी मिड टियर के ऊपर, मिड टियर से कम्युनिकेट होता है आपका डेटाबेस टियर के ऊपर ये। तो बेसिकली ये आपकी कहलाती है 2 टियर एनवायरनमेंट फिजिकली होता है और लॉजिकली ये 3 टियर एनवायरनमेंट कहलाता है ये। सही है? आपकी रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है आपके ब्राउज़र से होती है और ब्राउज़र से मिड टियर के ऊपर जाती है और मिड टियर से आपकी डेटाबेस टियर के ऊपर कहलाती है। अच्छा, ये इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल भी कह सकते हैं। मतलब यूनिडायरेक्शनल से मुराद ये है कि बेसिकली आपकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली दोनों तरफ जाएगी। मतलब आप डेटा गेट भी करेंगे और देंगे भी। और बाई डायरेक्शनल आपकी वो होती है कि जो बेसिकली आप वन साइड आप डेटा देते हैं, सेकंड साइड पे वो नहीं आता है वो। सही? एक मिनट, मेरे पे कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, पार्शल कितना पार्शल होगा? सेकंड से क्या मुराद है? कितनी क्लासेस के बाद होगा? हाँ? नहीं, इतना तक आप नहीं दे सकते। हुँ? बोले कि इतना गैप नहीं दे सकते। नॉर्मली ये गैप कह सकते हैं कि इनिशियली आप 50% पे करते और 4 क्लासेस के बाद जो है ना मिड ऑफ द कोर्स जो है ना आप 50% पे कर दीजिए। ठीक है? मतलब इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। सही? ठीक? ओके। जी, सॉरी। अच्छा, इसके अंदर में 3 टायर आर्किटेक्चर होता है हमारा, ये हमने देख लिया। अच्छा, 3 टेक्चर आर्किटेक्चर बनाने की नीड क्यों पड़ती है? 3 टेक्चर आर्किटेक्चर बनाने की नीड उस वक़्त पड़ती है कि जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की तरफ जाते हैं, तो बेसिकली हमें अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। सिक्योरिटी का ख़्याल रखने से मुराद ये है कि बेसिकली अगर कोई हैकर आए तो हमारी एप्लीकेशन टियर को हिट करे, हमारी डेटाबेस टियर को हिट ना करे। मतलब अगर कोई रैनसम अटैक या दूसरा कोई हैकिंग वगैरह का अटैक होता है, तो वो हमारे सिर्फ़ ब्राउज़र तक देख सकें। इससे उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देख सके जो हमने उसको प्रोवाइड करी हुई होगी। अगर हमारी डेटाबेस भी सेम सर्वर पर ही होगी और हमारी एप्लीकेशन भी सेम सर्वर पर होगी, तो बेसिकली क्या कर सकता है, हैकर एप्लीकेशन के थ्रू आपकी डेटाबेस के लेयर में जाके उसके अंदर में गार्बेज डेटा या फिर वायरस वगैरह छोड़ सकता है। तो इसलिए नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 2 टियर आर्किटेक्चर पे चलती है। 2 फिजिकल मशीन्स बना देती है या फिर अपना 2 वीएम्स बना देती है और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। जिस जिस तरह नॉर्मली अगर आप बात करें तो हाशमानी में भी सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ टीसीएस के अंदर में, वहाँ पे भी सेम आर्किटेक्चर चल रहा है कि हमारी एप्लीकेशन टियर अलग होती है और डेटाबेस की टियर हम लोग अलग रखते हैं। अच्छा, बेसिकली ये ओरेकल एपेक्स जो है ना लाइसेंस फ्री है, इसका कोई लाइसेंस की कॉस्ट नहीं होती है, ये बेसिकली चलता है सिर्फ डेटाबेस के लाइसेंस के ऊपर। अगर आपने डेटाबेस का लाइसेंस परचेज किया हुआ है तो आपको ओरेकल एपेक्स फ्री मिलता है। और डेटाबेस का लाइसेंस भी अगर आप परचेज करना नहीं चाहते तो इसकी एक दिया हुआ है एक्सप्रेस एडिशन का फीचर, ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन 11G, 10G, 19C, 21C और 23C है। ये बेसिकली हमारे क्या है, ये ओरेकल डेटाबेस के वर्जन्स वगैरह हैं। एक्सप्रेस एडिशन अगर हम लेंगे तो उसके साथ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एपिक्स भी मिल जाएगा। अच्छा, एपिक्स की हिस्ट्री 2004 से स्टार्ट हुई है। जिस वक्त से मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया है वो मैंने 2015 से स्टार्ट काम करना शुरू किया है। 2015 से लेकर 2023 से ऑलमोस्ट 8 साल हो गए मुझे ओरेकल एपिक्स पे ही काम करते हुए। अच्छा, मैंने जिन जिन वर्जन्स पे काम किया वो 4.2 पे भी काम किया है, 5.0 पे भी किया है, 5.1 पे भी किया है, 18.1 पे भी किया है, 19.1 पे भी किया है और 21 पॉइंट पे किया है, 21 पे भी किया है, 22 पे भी किया है, 23 पे भी मैं लेटेस्ट अभी काम कर रहा हूँ। जो अभी लेटेस्ट वर्जन करंटली चल रहा है वो बेसिकली आपका चल रहा है 23 ऑरिगल एपिक्स 23.1 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो हम कभी भी अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो हम लेटेस्ट वर्जन की तरफ नहीं जाते हैं, हम एक वर्जन बैक की तरफ जाते हैं, तो नॉर्मली हम 22.1 तक जाते हैं। सही है? ये जो लास्ट वर्जन नया होता है वो बीटा वर्जन पे चल रहा होता है और वो बिल्कुल सिक्योर नहीं होता है। सही है?
अच्छा, ऑरिकल एपेक्स के अंदर के जो फीचर थे उसके अंदर में एक बहुत यूज़फुल फीचर है फेसेट सर्च का। अच्छा, फेसेट सर्च बेसिकली हमारा, अच्छा आपने ओएलएक्स की वेबसाइट तो देखी होगी। ओएलएक्स की वेबसाइट में आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के फ़िल्टर मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आपने क्या परचेज़ करना है, आपने गाड़ी परचेज़ करनी है, गाड़ी परचेज़ करने के बाद पूछता है कौन से मॉडल की परचेज़ करनी है, मॉडल आप सेलेक्ट करते हो, बोलते हैं कौन से ईयर तक की होनी चाहिए, इस ईयर से इस ईयर के दरमियान की। इसके बाद पूछता है कि आपको उसके अंदर में कलर कौन सा चाहिए, आपको माइलेज कितनी चली हुई चाहिए, या उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, किस रेंज में होनी चाहिए। तो ये मल्टीपल फ़िल्टर्स वगैरह आपको देता है। तो ऑरिकल एपिक्स का ये जो फीचर है फेसेट सर्च का, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके डेटा को एनालिसिस करने के बाद वो ऑटोमैटिकली उसके अंदर में जितने भी फ़िल्टर्स बन सकते हैं वो ऑटोमेट बनाता है। बेसिकली उसके अंदर आपको मैनुअली यूज़ करने की नीड नहीं पड़ती है, ऑटोमैटिकली आपके फंक्शंस बनाता है। अच्छा, एक 21.1 के नए फीचर्स वगैरह बता रहा है कि इसके अंदर में लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ वगैरह की कुछ चेंजेस वगैरह करी है, पॉपअप लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ चेंज करी है और रेस्ट इनेबल्ड ग्रिड वगैरह ऐड करी है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम खुद अपने एंड से ट्राई करके चेक करेंगे, सही। डेटा लोडिंग कर सकते हैं हम इसके अंदर में, डेटा लोड हमें बैकएंड से करना हो तो हम एक्सेल के थ्रू लोड कर सकते हैं। एपेक्स के अंदर में एक और अच्छा फीचर ये है कि जिस तरह हम इस ऑरिकल के अंदर यूज़ करते हैं एसक्यूएल लोडर के थ्रू हम डेटा लोड करते हैं, डेटा लोडर के थ्रू हम उसके अंदर में डेटा लोड कर सकते हैं। इसी तरह एपेक्स के अंदर में फ्रंट एंड यूजर के लिए ऑप्शन दिया जा सकता है जिसके अंदर वो अपना डेटा बल्क के अंदर लोड कर सकते हैं, सही। ये एसक्यूएल वर्कशॉप थीम्स वगैरह इन्होंने बताई। ये जो स्पेस सर्च की बात कर रहा था, ये स्पेस सर्च ये वाला है जिसके अंदर में आपके पास सर्चिंग के यहाँ पे क्राइटेरिया दिखा रहे हैं। यहाँ से आप मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं। आप जैसे ही, अच्छा इसके फिल्टर्स बहुत अच्छे होते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ से सर्च किया बे व्यू, तो ऑटोमेटिकली नीचे जो मेरे फिल्टर थे वो उसके हिसाब से फिल्टर हो जाएंगे जो बे व्यू के हिसाब से होंगे। अब जैसे ही मैंने किसी और उसकी प्राइस भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी जो इस बे व्यू के अंडर में आ रही होगी प्राइस, सही। अब जैसे ही मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो इसकी प्राइस भी नीचे से ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। अच्छा, ये कुछ एपेक्स की साइट्स वगैरह है जहाँ पे एपेक्स की कंसल्टेंसीज वगैरह आपको मिल जाएगी, जो कंसल्टेंसीज कंपनी काम कर रही हैं, जो होस्टिंग्स वगैरह प्रोवाइड करती है एपेक्स की, जो कमर्शियल ऐप्स वगैरह लोगों ने अपनी डाली हुई है, कमर्शियल ऐप्स वगैरह दिखाई जाती है। इसकी बुक्स वगैरह गिवन मिल जाएगी आपको इस साइट के ऊपर। ये है apex.oracle.com/community। इसके ऊपर आपको उसके ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे। एक साइट है buildwithapex.com। buildwithapex.com ऑरिकल एपेक्स की वो साइट है जहाँ पे लोग अपने एप्लीकेशंस को शोकेस करते हैं कि इस तरह की हमने एप्लीकेशन बनाई है और इस लेवल की एप्लीकेशन हम ऑरिकल एपेक्स में बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो 2016 के बाद से जितने भी एप्लीकेशन लॉन्च हुए वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती है, सही। ये एपेक्स डॉट वर्ल्ड एपेक्स की एक बहुत पावरफुल साइट है जिसके अंदर में कोई भी नया फीचर या कोई भी नई अपडेट आ रही होती है वो इसमें अपडेट आपको नजर आ रही होती है। अच्छा, ये इसका गेट स्लैक का ऑप्शन है जिसके अंदर में एपेक्स की कम्युनिटी बनी हुई है जिसके अंदर में ऑल ओवर द वर्ल्ड एपेक्स के लोग होते हैं जो आपको एपेक्स के बारे में बताते हैं, एपेक्स क्या है, किस तरह काम करता है, एपेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती, सही। अच्छा, इसके अलावा जॉब्स अगर कोई आई हुई होती है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके ट्विटर के फीडबैक्स आपको मिल जाते हैं, न्यूज़ वगैरह मिल जाती है आपको यहाँ पे, कॉन्फ्रेंसेस मिल जाती है यहाँ पे, मीटअप्स मिल जाते हैं यहाँ पे, प्लगइन्स मिल जाते हैं आपको। एपेक्स के अंदर कोई प्लगइन हमें यूज़ करना है तो उसको किस तरह यूज़ किया जाता है, ठीक। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पहले 5.0 के अंदर इस तरह का डिटेल ग्रिड आती थी जिसको वो लोग कहते थे टेबुलर फॉर्म, और जो हमारे ऑरिकल फॉर्म्स के अंदर में होता है टेबुलर फॉर्म जिसको हम डिटेल ग्रिड कहते हैं। अब उन्होंने चेंज करके एनहेंस कर दिया इंटरेक्टिव ग्रिड, क्योंकि इसके अंदर में बेसिकली क्या होता था कि आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यू की लिमिटेशंस वगैरह होती थी जिसके पे आपके ऊपर इन्होंने इंटरेक्टिव ग्रिड लेकर आए। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है, जेसन फॉर्मेट में बनी हुई होती है। इसके अंदर आप ब्लाइंड साइड कंडीशंस वगैरह भी आराम से लगा सकते थे, जो पहले हम जिस फीचर्स पे मैंने काम किया 4.2 के अंदर में और 5.0 के अंदर में, उसके अंदर में ये इंटरेक्टिव ग्रिड नहीं होती थी। यहाँ पे बेसिकली टेबुलर फॉर्म होता था जिसके अंदर मुझे अगर लेट्स से एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ के ऊपर एम्प्लॉय नेम लिख उठाना होता था तो उसके लिए भी मुझे स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी पूरी की पूरी, या मुझे एम्प्लॉय के बेहाफ के ऊपर उसकी सैलरी उठानी होती थी उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी। तो ये इन्होंने बहुत आसान कर दिए हैं, इन्होंने डायनामिक एक्शंस वगैरह के थ्रू ये काम बहुत आसान कर दिया इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर। ये ऑरिकल के जेट चार्ट सपोर्ट करता है कि बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन टूल किट्स होते हैं उसके चार्ट्स वगैरह इसके अंदर में सपोर्टिव होती है। इसको कुछ चार्ट्स की एग्जांपल्स दी हुई है।
और ये चार्ट्स इन्होंने इंटीग्रेट बताना शुरू किया 5.1 के बाद से। इन्होंने चार्ट्स वगैरह बताए कि ये प्लगइन्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स के। पहले जो चार्ट्स होते थे वो फ्लैश चार्ट्स यूज़ होते थे। फ्लैश चार्ट्स के अंदर में आपके पास ये होता था कि जो आपका जो डेटा था ना, उसके लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था ब्राउज़र पे, फिर जाके वो आपका चलता था। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चल सकता था और किसी जगह पे नहीं चल सकता था। लेकिन जब से ये जेट चार्ट्स आए तो बेसिकली आप हर ब्राउज़र को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डिज़ाइनर व्यू इन्होंने चेंज किए हैं कि अब इस तरह का व्यू दिखाते थे। पहले जो व्यू आता था वो कुछ इस तरह का आता था, कंपोनेंट व्यू कहलाता था वो। सही? अब इन्होंने पेज डिज़ाइनर का व्यू दिया हुआ है, जिसके इस पेज से आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगी, क्योंकि सारी बैकएंड की प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग वगैरह सारी इसी पेज के ऊपर लिखी जाती है। लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ इन्हें इस तरह की लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, जिसके अंदर आप जिस तरह आप लोग के पास एक्सेल के अंदर में एक लिस्ट ऑफ वैल्यू खुलती है, जिसके अंदर में आप सब कुछ दिखा देते हैं कि एम्प्लॉय आईडी ये है, एम्प्लॉय का नेम ये है और एम्प्लॉय इतनी और एक्सवाइज़ेड सारी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते थे। तो इन्होंने भी ये वाला एनहांस फीचर दे दिया है इंटरैक्टिव ग्रिड का। ये टीम डेवलपमेंट का एक फीचर है ओरेकल एपिक्स का, जिसके अंदर में आप जो है ना आपके साथ अगर मल्टीपल टीम काम कर रही है, तो उसके अंदर में आप ये कर सकते हैं कि एक बंदे ने, एक डेवलपर है और एक क्यूए का बंदा है। डेवलपर ने अपनी चीज़ डेवलप करी और क्यूए यहाँ पे उसकी टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे बग मारेगा और बग असाइन कर देगा उस डेवलपर को। वो डेवलपर उसको रिजॉल्व करेगा तो यहाँ से उसकी टिकट क्लोज हो जाएगी। तो बेसिकली टिकट मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके अंदर में गिवन है कि आप टिकट असाइन कर सकते हैं। सही। अच्छा, रेस्ट सर्विसेज इन्होंने 19.2 के अंदर में लेकर आया, वेब सर्विसेज और रेस्ट सर्विसेज। सही। अच्छा, ये कुछ एपेक्स का डायग्राम स्ट्रक्चर है। एपेक्स काम किस तरह करता है? एपेक्स बेसिकली सबसे पहले आती है हमारी रिक्वेस्ट ब्राउज़र पे। ब्राउज़र के थ्रू जाती है हमारी मिड टियर के ऊपर, जो हमारी ओआरडीएस कहलाती है। मिड टियर के थ्रू ये बेसिकली जेडीबीसी ड्राइवर्स यूज़ करते हुए आपकी डेटाबेस के अंदर में जाता है। डेटाबेस आपकी, जिसके अंदर में आपके मल्टीपल एक्सटर्नल डेटाबेसेस कनेक्ट होते हैं, जिसको आप डीबी लिंक्स भी कहते हैं, कि आपने डेटाबेस का लिंक बनाया हुआ है, उसके थ्रू आपका डेटा आपकी डिफरेंट डेटाबेस में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये रिमोट डेटाबेस भी गिवन है, जिसके अंदर में आपकी रिमोट के डेटाबेस के अंदर में डेटा जाता है। सही? इसका आर्किटेक्चर ही ये बैकएंड का स्ट्रक्चर है कि एक रिक्वेस्ट अगर जनरेट होती है तो वो रिक्वेस्ट आपकी डेटाबेस से कैसे पहुंचती है, उसका पूरा आपको डेटा सोर्स का आर्किटेक्चर दिया हुआ है। फिर एच इनेबल आपकी इंटरेक्टिव ग्रिड बताई गई कि जो आपका एपीआई के थ्रू डेटा आता है, कि लेट से कैट फार्मा को मैंने कोई रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, और जैसे ही वो मेडिसिन वगैरह आती है तो वो मुझे यहाँ पे दिखा सकता है, हम उसको दिखा सकते हैं थ्रू एपीआई। सही है। अच्छा, ये डेटा लोडिंग का इन्होंने ऑप्शन बताया है कि बेसिकली आप डेटा लोड कर सकते हो अपने किसी टेबल के अंदर में थ्रू सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल, एक्सएमएल फाइल एंड जेएसएन फाइल। सही। अच्छा, ये एसक्यूएल वर्कशॉप है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी आएंगे। तो बेसिकली अभी तो फिलहाल मुँह ज़बानी कर रहे थे, इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो उसकी मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। ये यूनिवर्सल थीम गिवन है इन्होंने, जिसके अंदर में इन्होंने 3 मोड्स निकाले हैं। एक आपका डे मोड है, एक नाइट मोड है और एक ऑटो मोड है। सही। ये जेक्यूरी का बताया कि जावास्क्रिप्ट की कुछ क्यूरीज वगैरह जो लेटेस्ट वर्जन चल रही है, वो लेटेस्ट वर्जन इन्होंने इंक्लूड किए हुए इसके अंदर। ये कुछ प्रोडक्टिव सैंपल एप्लीकेशन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एपेक्स अपनी कुछ सैंपल एप्लीकेशन देता है, जिसके ऊपर आप अपनी वहाँ से डाउनलोड करके उनको चला के उनके फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, ये कुछ इसकी थीम्स वगैरह गिवन है। प्रोडक्टिव थीम्स होती है जो डिफरेंट कलर्स की इन्होंने बना के दी भी होती है ऑटोमेटिकली। अगर हम उनको यूज़ करना चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हो, उसके कलर कस्टमाइज़ करना चाहें तो हम अपने हिसाब से कलर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली पुश नोटिफिकेशन 23.1 का न्यू फीचर इन्होंने लॉन्च किया था कि नॉर्मली अगर आपने देखा हो कि आपने कोई ऐप इंस्टॉल करी हुई है और उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आती है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सअप आप इंस्टॉल करते, कोई आपको मैसेज करता है तो आपके मोबाइल के ऊपर मेन्यू में आ जाता है कि ये आपको मैसेज किया गया। जैसे आप उसको क्लिक करते हो तो उस मैसेज की तरफ जाता है। तो ये एपिक्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया प्रोग्रेसिव वेब ऐप का, जो बेसिकली पुश नोटिफिकेशन भेजता है। प्रोग्रेसिव वेब ऐप की वो होती है कि जो बेसिकली ऐप के थ्रू आप ऐप इंस्टॉल हो जाती है आपके मोबाइल के अंदर में, और आप उसके अंदर नोटिफिकेशन वगैरह भी भेज सकते हैं। अच्छा, इन्होंने थोड़ा ये बेसिकली उसका फीचर दिखा रहा है, अल्लाह भला करे आपका।
ये एसक्यूएल वर्कशॉप का फीचर दिखा रहा है जिसके अंदर में उन्होंने इस तरह का लेआउट इन्होंने चेंज किया, पहले डिफरेंट लेआउट आता था। अच्छा, इन्होंने फिर नए फीचर्स वगैरह लॉन्च किए जो बैकएंड प्रोसेसिंग और आपके मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई। अब हम चलते हैं ज़रा एपेक्स के आर्किटेक्चर के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर में तीन तरह के डिफरेंट यूजर्स होते हैं एपेक्स के अंदर में। अच्छा, सबसे पहले एपेक्स का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। एपेक्स का आर्किटेक्चर किस तरह काम करता है। बेसिकली सबसे टॉप लेवल के ऊपर आती है इसके अंदर में इंटरनल वर्क स्पेस। इंटरनल वर्क स्पेस जो होती है वो बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होती है, जिसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन होती है आपकी मल्टीपल वर्क स्पेसेस की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक मेरी वर्क स्पेस बनी हुई है एचआरएमएस की, एक बनी हुई है मेरी पेरोल की, एक मेरी बनी हुई है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। सही। तो हम बेसिकली उनके डिफरेंट वर्क स्पेस बनाते हैं और उसकी मैनेजमेंट आपकी इंटरनल वर्क स्पेस के ऊपर होती है। और एक उसके अंदर में बनती है मल्टीपल वर्क स्पेसेस। एक वर्क स्पेस के अंदर में आपके बनते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस। जैसे एक मेरी बनी हुई है फूड मैनेजमेंट सिस्टम की, एक बनी हुई एप्लीकेशन एक वर्क स्पेस के अंदर में। एक वर्क स्पेस बना है WS1, उसका नाम रख दिया FMS फूड मैनेजमेंट सिस्टम। एक का नाम मैंने रख दिया HRMS, एक का नाम रख दिया मैंने पेरोल रख दिया। तो ये मेरी क्या हो गई है, डिफरेंट वर्क स्पेसिस हो गई मेरी। फिर वर्क स्पेस वन के अंदर में मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, फूड मैनेजमेंट एप्लीकेशन वन, एप्लीकेशन टू, एप्लीकेशन थ्री। फिर इसके बाद मैंने बोला जो मेरी एक एप्लीकेशन है उसके अंदर में मेरे पास मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल रीजन है। तो बेसिकली क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन के अंदर में मल्टीपल पेजेस होते हैं, एक पेज के अंदर में मल्टीपल रीजन होते हैं। सही। ये बेसिकली इसका आर्किटेक्चर होता है कि जो आप अपनी वर्क स्पेस के अंदर में इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, इसमें तीन तरह के डिफरेंट यूजर्स होते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। आपने ये यूज़ किया है apex.oracle.com। ये यूज़ किया है मतलब आपने। हाँ, ये बस सरसरी यूज किया था कुछ दिन पहले। इसमें एक वर्क स्पेस क्रिएट करके दे देता है ये। अच्छा ठीक है, तो हम बनाते हैं इसके अंदर एक वर्क स्पेस बनाने आती है आपको। वर्क स्पेस के लिए बस, हाँ, वो तो खुद ही बन जाती है ना ये तो। पीओएस अंडरस्कोर रुपैस, रुपैस अंडरस्कोर पीओएस, रुपैस अंडरस्कोर पीओएस। ये मेरी एक वर्क स्पेस बनी हुई है। जैसे वर्क स्पेस को लॉगिन करती है बेसिकली आपकी वर्क स्पेस कहलाती है, इंटरनल वर्क स्पेस नहीं कहलाती। ये आपकी नॉर्मल वर्क स्पेस कहलाती है। इंटरनल वर्क स्पेस का एक्सेस एथिक्स की जिनकी ये साइट है उनके पास उसका एक्सेस होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूजर्स की। मैनेज यूजर्स इन ग्रुप के अंदर में जाएंगे हम। मैनेज यूजर्स इन ग्रुप के अंदर में जैसे हम जाएंगे इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स बने हुए होंगे। सही। तो बल्कि एक नई वर्क स्पेस बना लेते हैं ना, जिसके ऊपर आप भी काम कीजिएगा मैं भी काम करूँगा। रिक्वेस्ट वर्क स्पेस, ये आपकी कोई वर्क स्पेस बनी हुई है। वर्क स्पेस मेहताब आपकी बनी हुई है। नहीं सर, बना लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ, उसको यूज़ कर लीजिएगा। ठीक। कंट्री पाकिस्तान। आर यू न्यू टू वर्क स्पेस, ट्रेनिंग के लिए हम बना रहे हैं, हमने को दिया यस। आई हैड
ईमेल एड्रेस। ये मुझे वर्क स्पेस शेयर कर देगा तो मैं उस वर्क स्पेस में लॉगिन कर दूँगा, सही है? तो ये हमारी वर्क स्पेस बन जाएगी। ये वर्क स्पेस हम इस तरह जनरेट करते हैं, m_w_u ना। चलिए, जब तक ये नहीं दे रहा तब तक मैं अपनी वर्क स्पेस यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर में मेरे पास जो है ना जैसे ही मैं यूज़र्स में आता हूँ ना, क्रिएट यूज़र पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम्स आ जाएँगे। यहाँ पे सबसे पहले यूज़र का नेम डाल दूँगा, मैं बोल देता हूँ मेहताब। मेहताब मैंने यूज़र डाल दिया, abc@gmail.com। पूरा नाम क्या है मेहताब आपका? MASTAB। मेहताब, हाँ, आगे? अहमद कर दे, अहमद। मेहताब अहमद, सही। डिस्क्रिप्शन में देना चाहें तो दे सकते हैं हम। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ से असल चीज़ शुरू होती है कि बेसिकली जो मेहताब से यूज़र बना रहा हूँ वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है या डेवलपर है। तो फिलहाल मैं डेवलपर आपको दिखा बना देता हूँ, सही है? और बताता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर में क्या फ़र्क होता है, सही है? यूज़र को लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। रिक्वायर्ड ऑन फर्स्ट चेंज के ऊपर लॉक करना चाहूँ तो लॉक कर सकता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेहताब के पास जो है ना एसक्यूएल वर्कशॉप का एक्सेस ना हो, मेहताब के पास टीम डेवलपमेंट का एक्सेस ना हो उसको। तो बेसिकली मैंने उसकी यूज़र डिफाइन कर दिया। अच्छा, पासवर्ड मस्ट बी मस्ट पासवर्ड। ये मेरा मेहताब का यूज़र बन गया। मैंने बनाया बैज अंडरस्कोर कामिल वर्कस्पेस मेहताब। अब मेहताब को मैंने बेसिकली बनाया था, डेवलपर बनाया था। अब देख रहे हैं मेहताब के पास वो राइट्स नहीं आ रहे कि जो बेसिकली नया यूज़र क्रिएट कर सकता है या यूज़र का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक इजाफी रोल ये असाइन होता है कि बेसिकली वो यूज़र का नेम चेंज कर सकता है, यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है, यूज़र को लॉक कर सकता है, यूज़र को अनलॉक कर सकता है और मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकता है डिफरेंट यूज़र के साथ। तो ये फ़र्क होता है एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर के यूज़र के अंदर, सही है? जो मैंने पहले लॉगिन किया था वो बैच का यूज़र, वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र था। अब मैं दोबारा बैच से यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। उबैद के पास एक इजाफी राइट्स आ रहा होगा, मैनेज यूजर्स एंड ग्रुप। मेहताब को डेवलपर बनाया तो मेहताब एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर सकता। अब मैं मेहताब को ना डेवलपर बनाता हूँ ना एडमिनिस्ट्रेटर बनाता हूँ। मेहताब को मैं बोलता हूँ ना तो डेवलपर है ना कुछ और है। अब मैं इसको लॉगिन करने के लिए जाता हूँ, मेहताब के साथ क्या होगा?
देखा, restricted end user access. Mehtab, since you are not a developer in this workspace, you can only change your password in this page. मतलब सिर्फ आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते, एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर सकते। सही है। ये बेसिकली क्या है, मेहताब के पास राइट्स नहीं है। तीन तरह के यूजर्स बनते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड के अंदर में दिखाया था कि थ्री टाइप ऑफ यूजर्स बनते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, एक डेवलपर बनता है, एक एंड यूजर बनता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास राइट्स होते हैं कि मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके पासवर्ड और ये सारी चीज़ें चेंज कर सकें। डेवलपर राइट्स होता है कि वो सारे काम कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकता है, एप्लीकेशन में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जितने राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर ने दिए होंगे उन सबको यूटिलाइज कर सकता है। वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, नया यूजर नहीं बना सकता, ना यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है। सही है। एंड यूजर बेसिकली हमारे एप्लीकेशंस के यूजर्स कहलाते हैं। अगर वो बैकएंड पे लॉगिन करने की भी कोशिश करें तो एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनके पास प्रिविलेजेस नहीं होते कि वो लॉगिन कर सके। सही है? तो ये तीन तरह के हमारे यूजर्स होते हैं। सही है। वर्क स्पेस क्या होती है ये हमने पढ़ लिया। वन, अच्छा मैं इसके आगे वन इसलिए लिख रहा हूँ कि बेसिकली ये जो आपको वीडियो मिलेगी एपेक्स, ये इसकी एपेक्स की, उसके पहली वाली क्लास की वीडियो के अंदर में आपको ये मिलेगा। अच्छा सर, ये जो मुझे आपने भी लेक्चर दिया है, इसकी वीडियो है पूरी? जी जी जी, वीडियो इंस्टॉल हो रही है, वीडियो बन मुझे रही मुझसे शेयर कर दीजिएगा। है। हाँ, मैं गूगल ड्राइव बनाऊंगा, गूगल ड्राइव के अंदर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँ। सही है। क्योंकि एक दो दफा देखूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। इंशाल्लाह। अच्छा, वो जो हमने वर्क स्पेस की रिक्वेस्ट करी थी, वर्क स्पेस बन गई हमारी। सही है। सही है। MWU, मेहताब वलीद एंड उबैद। M_W_U। हाँ, मैंने वो ग्रुप पे भी सेंड करी है। सही है। अच्छा, इसके अंदर मैं यूज़र बना देता हूँ मैं आपका मेहताब। आप अच्छा, मेरे नाम में सर ए आता है, ए। है, पासवर्ड मैं आपका रख रहा हूँ। बाकी तो दोबारा बुला रहे थे। पासवर्ड क्या रखना है भाई आपका? बल्कि मैं कुछ भी रख देता हूँ, आप पहली मर्तबा लॉगिन करेंगे आपसे पासवर्ड पूछ लेगा। तो मैं बता देता हूँ, एडमिन #123, एडमिन #123। वर्क स्पेस एम M_W_U, यूजर नेम मेहताब, पासवर्ड एडमिन ये वलीद का भी बना देता हूँ मैं। मेहताब 20 यूजर भी बनाया भाई। मेहताब इज अ डेवलपर और
ये बाकी से तो पासवर्ड आपके वाली से दोनों को सेंड करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, जो हमारे टॉपिक्स हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप के ऊपर आते हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप बेसिकली हमारी वो जगह होती है जहाँ पे हम अपनी क्यूरी बिल्डर के थ्रू क्यूरी भी बना सकते हैं, क्यूरी देख भी सकते हैं और स्क्रिप्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के ऊपर। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के अंदर में आपके यहाँ पे सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स नज़र आ जाएँगे, जैसे कि टेबल्स हो गए, व्यूज़ हो गए, इंडेक्सेस हो गए। अच्छा, इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं बना हो, वरना यहाँ पे एक आइकन बना होता है जिसको ड्रॉप डाउन बना होता है, जिसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो वो बेसिकली आपकी उसके अंदर में जितने टेबल्स बने हैं तो वो दिखा देता है। सही। तो अगर आपको टेबल बनाना है तो आप यहीं पे जाके राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेबल का नेम बताएंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया emp_tab। यहाँ पे हम कॉलम का नेम बताएंगे emp_id। डेटा टाइप हमने बोल दी नंबर, बाद ऐड कॉलम किया, फिर हमने बोला emp_name varchar2। लेंथ हमने बोल दी इसकी 100 कैरेक्टर की। फिर हमने बोल दिया emp_dpt। डिपार्टमेंट हमने बोल दिया varchar2 और उसकी हमने लेंथ रख दी 20। इस तरह हम इसके अंदर में ऐड ड्रॉ करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। प्रीव्यू एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एसक्यूएल क्यूरी आ जाएगी, जो एसक्यूएल क्यूरी इसने ऑटोमेटिकली खुद बनाई है, वरना हम खुद लिखते हैं नॉर्मली कि ये हमारी एसक्यूएल क्यूरी है, इसको बना दे। तो हमने वो टेबल की अब क्यूरी उठाई। हम चाहे तो वहीं पे क्लिक करके भी बना सकते थे, और हम चाहे तो उसकी क्यूरी को उठा के कॉपी करके हमने यहाँ पे बना दिया। ये हमारा टेबल क्रिएट है। अच्छा, बेसिकली अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जिसके अंदर वहाँ पर एम्प्लॉय का टेबल आ जाएगा जो हमने वहाँ पे बनाया हुआ। डेटा के अंदर में हम जाके इसके अंदर में कॉलम्स वगैरह इंसर्ट करना चाहे तो हम इसके अंदर में रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर लगाना चाहे तो रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, और लोड करना चाहे तो हम डेटा भी लोड कर सकते हैं इसके अंदर। सही। तो इस फीचर को आप पढ़िएगा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। टेबल क्रिएट करने के हवाले से, व्यू क्रिएट करने के अलावा से हवाले से, ट्रिगर, सीक्वेंस, पैकेज, प्रोसीजर्स वगैरह बनाने के हवाले से। सही है। ये बेसिकली क्या कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के बाद दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास एसक्यूएल वर्कशॉप। एसक्यूएल वर्कशॉप बेसिकली हमारा वो ऑप्शन है जिसके अंदर में हम अपनी एसक्यूएल क्यूरीज लिखते हैं। यहाँ पे दो तरह की क्यूरीज होती है, एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल। बेसिकली ये ब्यूटिफिकेशन के लिए होती है कि जब पीएल एसक्यूएल लिखे तो वो थोड़ा उसके हिसाब से कलर्स को हाईलाइट करके चेंज करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की कि मुझे ग्रिड के अंदर में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं सैम्पल डेटा सेट इंस्टॉल कर लेता हूँ इसके अंदर में, फिर आपको कुछ क्यूरी वूरी करके भी दिखाते हैं ना। नहीं, बहुत छोटा हो गया। ये कुछ सैंपल डेटा सेट और इसके ऊपर भी हम आएंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करके, ताकि वो जो फीचर थे वो प्रॉपर दिखा सकूँ, तो इंशाल्लाह इस पे भी आऊँगा तो डिटेल में बताऊँगा कि ये है क्या। पैकेजेस वगैरह जो है ना, ये मैंने कभी बनाया नहीं। क्या चीज़? पैकेजेस वगैरह जो है ना, एजिस क्या? पैकेजेस जो है, पैकेजेस। अच्छा, पैकेजेस नहीं बनाया आपने कभी भी? पैकेजेस हाँ, कुछ भी नहीं होते बेसिकली। पैकेज बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल प्रोसीजर्स और मल्टीपल आपके फंक्शंस वगैरह को वगैरह। कंबाइन कंबाइन करके एक जगह पे रखे जाते हैं। अच्छा, उसमें से कोई एक चीज कॉल करा सकते हैं। हाँ हाँ, कोई कॉल करा सकते हैं। जिस तरह हम रेफरेंस क्या देते हैं, स्कीमा का नेम और फिर प्रोसीजर का नेम ना, नॉर्मली अगर हाँ, हम डिफरेंट एक्सेस से कर रहे होते हैं। इसके अंदर में क्या ठीक। देना होता है, पैकेज का नेम और उसके अंदर में जो प्रोसीजर है उसका नेम।
अच्छा, तो थोड़ा एक दफा मुझे बता देंगे तो कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो आगे जाके अभी तो जरूरत नहीं है। हाँ, बेसिकली बनाते क्यों है, वजह सवाल ये होना चाहिए कि हम बनाते क्यों हैं। रीज़न हाँ क्या है, जब मैं प्रोसीजर अपने प्रोसीजर में बना सकता हूँ, फंक्शन मैं फंक्शन में जाके बना सकता हूँ, तो मुझे पैकेज बनाने की क्यों नीड है। वजह इसकी हाँ ये है कि बेसिकली अब मैं बात करता हूँ, कोई मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि पेरोल का एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर में जितने भी मेरे प्रोसीजर्स या मेरे फंक्शंस वगैरह यूज़ होते हैं ना, वो मेरे एक जगह पे आ जाए। मतलब मैं चाहता हूँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी प्रोसीजर्स है वो फंक्शन है मेरे एक साइड पे आ जाए, ताकि मैं उसको बार बार मतलब मुझे कोई भी एरर आए तो मुझे प्रोसीजर के 500 की लिस्ट में ढूंढना ना पड़े, यार ये मैंने पेरोल के लिए बनाया था या मैंने एम्प्लॉय अटेंडेंस के लिए बनाया था, यार ये मैंने इसके लिए बनाया था उसके लिए बनाया। पैकेज के अंदर में क्या होगा, उसके अंदर पैकेज मैंने बनाया होगा पेरोल पैकेज के अंदर मैं सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा जो पेरोल से रिलेटेड होगी। कोई एरर आता है पेरोल के अंदर वो तो मैं बिला तकल्लुफ इस पैकेज के अंदर में चले जाऊंगा कि भाई प्रोसीजर होगा तो इसके अंदर में ही होगा, इसके अलावा कहीं बाहर मुझे नहीं मिलने वाला ये प्रोसीजर। तो सही इसलिए है। हम क्या करते हैं कि उन सारी चीज़ों को पैकेज में इसलिए डालते हैं कि जिससे मुझे आसानी हो जाए। और दूसरा, इसके अंदर में वेरिएबल्स आपने एक दफ़ा डिफाइन कर दिए पैकेज लेवल के ऊपर, तो उसको मल्टीपल प्रोसीजर्स और फंक्शंस में आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक ये फीचर होता है, जिस तरह हमने एक ही तरह का पैरामीटर है जो मेरी मल्टीपल प्रोसीजर्स में यूज हो रहा है, तो उसको मैंने ग्लोबली पैकेज लेवल पर डिफाइन कर दिया, तो उसको उस स्पेसिफिक पैरामीटर को मैं बार बार अपनी दूसरी प्रोसीजर्स वगैरह में कॉल करवा सकता हूँ। तो ये यार, रीज़न होता है। सब बात का आपको सर। आवाज़ कट रही है डेढ़ आपकी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, बात आपकी काट रहा हूँ मैं। अभी 1.5 2 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था ना मैंने, जी जी। यहाँ से क्या हम्म। कहते हैं, सुरती में। अच्छा, सूरती में। हाँ, तो वो पैकेज पे ही मैं फंस गया था। अच्छा। पैकेज की वजह से ना उन्होंने शायद मुझे रखा नहीं, अच्छा। क्योंकि पैकेज मैंने कभी बनाया ही नहीं है। हम्म। उन्होंने पैकेज का पूछ लिया था। हम्म। बस यहाँ पे आके मैं अटक गया था, इसलिए मैंने आपको भी जोड़ दिया पैकेज में। हाँ, बेसिकली पैकेज का रीज़न नहीं होता बनाने का। सही है, रीज़न पता चल गया ना, अब इंशाल्लाह आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स वगैरह इसके अंदर में आ रहे हैं, ये व्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं। पहले डेटा नहीं था हमारे इसके स्कीमा के अंदर में, अब माशाल्लाह हमारे पास डेटा ही डेटा है इसके अंदर। सही है? ये प्रोसीजर्स आ गए, ये डेटाबेस के ट्रिगर्स आ गए मेरे पास। सही है? तो अब हम बात करते हैं डेटा की। अब हम आते हैं एसक्यूएल वर्कशॉप के बाद हम आते हैं एसक्यूएल कमांड के ऊपर। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन के थ्रू भी जा सकते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पर टाइल्स आ रहे होंगे, ये इन टाइल्स पे क्लिक करके जा सकते हैं यही, लेकिन आपके पास यहाँ पे भी दिखा रहे हो, तो आप यहाँ से जाए वहाँ से जाए, बात एक ही है। सही। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी सेलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम दिस। कंट्रोल एंटर का बटन दबाते हैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए इसके अंदर में। सही है? कंट्रोल प्लस एंटर का बटन दबाते हैं, PRL प्लस एंटर, पी टू fetch डेटा फ्रॉम। ये लिख दिया मैंने ताकि ये वीडियो मेरे उसका रिकॉर्ड हो जाए, कंट्रोल प्लस एंटर। अच्छा। अच्छा, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर में आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टाइम दिखा रहा होगा, तो यहाँ से आप इसके रिकॉर्ड्स बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहली बारी में रिकॉर्ड इसके सारे देख सकूँ, तो मैं क्लियर कमांड पे करूँगा तो ये मेरी कमांड क्लियर हो जाएगी। फाइंड टेबल का इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि मुझे कोई टेबल याद नहीं है, मैं चाहता हूँ टेबल का नाम ढूंढ। अब मुझे इसका सर्च करना है डिपार्टमेंट का, तो मैंने डिपार्टमेंट का टेबल सेलेक्ट कर लिया, तो इसने क्या किया, डिपार्टमेंट की पूरी मुझे सेलेक्ट की क्यूरी बना के दे दी। फ्रेंड, तो ये देख रहे हो, ये मेरे पास आ गई क्यूरी की बनी बनाई, टेबल भी इसने फाइंड कर दिया ऑटोमेटिकली और उसकी क्यूरी भी बना के दे दी सेलेक्ट। ठीक है? इसके बाद आता है वहाँ पर क्यूरी बिल्डर का ऑप्शन, जिसके अंदर हम क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके अंदर में खुद मैपिंग करके हम उसको बना सकते हैं। हमने बोला कि एम्प्लॉय का टेबल उठाओ, एम्प्लॉय के टेबल से फर्स्ट नेम ले लो, लास्ट नेम ले लो, और जॉब 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 जॉब्स का टेबल उठाओ, जॉब का टाइटल उठाओ, और बस, और जॉब आईडी यहाँ से उठा लो।
और ये मेरी एसक्यू क्यूरी बन गई। अब इसके अंदर लिखो, सॉरी कॉपी वाला, तो यहाँ के थ्रू, इसके थ्रू हम अपनी क्यूरी बना सकते हैं, क्यूरी बिल्डर के थ्रू। सही है। तो यहाँ से आप टेबल को फाइंड करके उन टेबल्स के ज्वाइन लगा के इसकी क्यूरी को बना सकते हैं। सही। तो ये है हमारा एसक्यूएल वर्कशॉप। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन प्लान भी आप रन कर सकते हैं, कि आपको एक्सप्लेनेशन प्लान रन करके देगा कि ये बेसिकली इंडेक्स यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो ये एक्सप्लेनेशन प्लान आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो डिस्क्राइब करके दे देगा आपके टेबल के बारे में, डिस्क्राइब कर देगा ये। सेव एसक्यूएल के अंदर में यहाँ पे जाके आप एसक्यूएल को सेव भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है सेव करने का, सेव का बटन दबाएं, माय डिपार्टमेंट। अब जैसे ही मैंने सेव किया तो मेरे को यहाँ पे आ गई, वो बैच ने सेव करी थी माय डिपार्टमेंट क्यूरी। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्यूरी यहाँ पे लोड हो जाएगी। सही है। कि मुझे क्यूरी चेक करनी है या मैंने कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरी बना के रखी है, उसको अगर मैं चाहूँ तो बना के सेव भी कर सकता हूँ यहाँ पे सेव के बटन से। हिस्ट्री का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, हिस्ट्री पे क्लिक तो आपको हिस्ट्री दिखा देगा कि इससे पहले आपने कौन कौन सी कमांड चलाई है इस क्यूरी बिल्डर के अंदर में, या किस बंदे ने कौन सी कमांड चलाई है, या कोई आपको ढूंढना है तो आपने बोला कि मैंने यहाँ पे सर्च क्लिक किया, वो का बटन दबाया तो देखिए उसने सर्च कर दिया। ये बेसिकली आपकी एसक्यूएल वर्कशॉप की है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, एसक्यूएल कमांड, इसके बाद होता है एसक्यूएल स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके अंदर में जो मुझे एपेक्स के अंदर में सबसे अच्छा और बेहतरीन फीचर लगा ना, कि बेसिकली इसके अंदर रैपिड डेवलपमेंट इसको टूल कहा जाता है। रैपिड डेवलपमेंट से मुराद कि बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत स्पीड में आपकी चीज़ों को डेवलप कर दें। इसकी एक अच्छी एग्जांपल ये क्विक एसक्यूएल है। क्विक एसक्यूएल अच्छी एग्जांपल की है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप सिर्फ जादू देखिएगा। यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा मैं। अब मैं चाहता हूँ कि कोई, मैं प्रीफिक्स के तौर पे दे देता हूँ अपना पे रोल अंडरस्कोर। मैं चाहता हूँ जो भी टेबल में बना उसके प्रीफिक्स के अंदर में ये लिखा हुआ आ जाए। अब मैं चाहता हूँ उसकी प्राइमरी की होनी चाहिए, प्राइमरी की मेरी सीक्वेंस होनी चाहिए, प्राइमरी की का प्रीफिक्स वो होना चाहिए, वो टेबल का नेम है। मैं चाहता हूँ उसके अंदर ऑडिट के कॉलम भी आ जाए, मैं चाहता हूँ उसके अंदर में PL/SQL की API भी आ जाए, मैं चाहता हूँ उसके अंदर में ड्रॉप की स्टेटमेंट भी लिखी हुई आ जाए, मैं चाहता हूँ उसका व्यू भी बना हुआ आ जाए। अब मैं बोलता हूँ क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन। अब मैंने सेव कर दिया इसको। अब देखिएगा, आप जाओ तो यहाँ से मैंने बोल दिया EMP एंटर टैब EMP अंडरस्कोर NO, EMP NO। मैंने बोला VC20 क्या करते हैं व्हाट्सएप। अब ये देख रहे हैं इसने क्या किया, इसने ड्रॉप की स्टेटमेंट बना दी, ड्रॉप टेबल कैस्केड कंस्ट्रेंट इसने बना दिया, सीक्वेंस इसको ऑटोमेटिकली बना दिया, इसने इसका पैकेज बना दिया पेरोल EMP API। सही है। इसने क्या सीक्वेंस आपको बना के दे दिया, आपको बता दिया क्रिएट टेबल का इसने फुल स्क्रिप्ट बना दिया। अभी देखिए हर एक के अंदर में पे रोल अंडरस्कोर करके आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने वहाँ पे सेटिंग में किया था, वहाँ पे जाके सेटिंग में कर दिया था, वो लिखा हुआ आ जाए पे रोल अंडरस्कोर हर एक मेरे ऑब्जेक्ट्स के बराबर में। पेरोल EMP आ गया, इसके बाद उसने बोल दिया एम्प्लॉय आईडी आ गया, पेरोल एम्प्लॉय आईडी आ गया, डेटा टाइप इसने डिफॉल्ट कुछ सीक्वेंस लगा दिया इसके अंदर में। एम्प्लॉय नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली जो मैंने EMP NO वार्चा WC20 लिखा, तो इसने वार्चा टू 20 कर दिया, ऑटोमेटिकली इसके ऑडिट के कॉलम्स बना दिए, क्रिएटेड बाय क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड बाय अपडेटेड ऑन, ये सारे खुद ही इसने बना दिए। इसने ट्रिगर भी खुद ही बना दिया कि भाई एक ट्रिगर बना दो जिसके अंदर में आपके वो इंसर्ट और अपडेट के ऑटोमेटिकली नाम चले जाए, किसने क्रिएट किया था और कब क्रिएट किया था, ऑटोमेटिकली बना दिया। इसने एक आपको एक पैकेज बना के दे दिया जिसके अंदर में उसने बना एम्प्लॉय कैसे बना प्रोसीजर, दिया। हाँ पैकेज भी बना दिया, प्रोसीजर भी बना दिया इसके अंदर में, प्रोसीजर गेट करने का डेटा का भी बना दिया, इंसर्ट करने का भी बना दिया, अपडेट करने का भी बना दिया, डिलीट करने का भी प्रोसीजर बना दिया है। और ये पैकेज की डिटेल आपने लिखा कितना है इसके अंदर में, सिर्फ 2 लाइनें लिखी है और इसने आपको 130 लाइनें बना के दे दी। है ना अच्छा सारी टूल चीजें एपेक्स। बना है। हाँ। अब मैंने सिर्फ देखो ये लिखा है कि DPT_ID, मैंने लिखा नंबर, तो ये नंबर आ गया ऑटोमेटिकली। देख रहे हैं यहाँ पे DPT_ID नंबर करके इसने ऑटोमेटिकली बना दिया।
ये पैकेज भी खुद बना देता है, प्रोसीजर भी खुद ही बना देता है। हाँ, पैकेज प्रोसीजर खुद बना देता है, आपके ट्रिगर भी खुद ही बना देता है ये। इसीलिए तो इसको रैपिड डेवलपमेंट टूल कहा जाता है। तो इसमें डेवलपर का क्या काम है? आपका तो बहुत सारा काम है ना, आपको फॉर्म लेवल पे काम करना है, ये तो बहुत माइनर सी रिक्वायरमेंट होती है आपकी। कस्टमाइजेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना। हाँ, सही सही। कस्टमाइजेशन तो आपने खुद करनी है ना। उसने तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बता दिया भाई, इस टेबल में डेटा जाना है और ये ट्रिगर ये वाला बनेगा, टेबल आपका ये बनेगा। आपने 3 लाइनें लिखी, उसने 130 लाइनें लिख दी ना आपके लिए। सही। ठीक ठीक है। है, आसान भी है। ये बेसिकली रैपिड डेवलपमेंट टूल बताया है, ये बेसिकली एआई कहलाती है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर में यूज की गई है। ये खुद ही साइंस करता है कि जो आपने लिखा है उसको किस तरह यूज करना है इसको। अब मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय नंबर मेरा नॉट नल हो, तो मैं करूँगा स्लैश एन एन, नॉट नल हो गया। अब मैं बोलूँगा स्लैश एन एन नॉट नल। अब मैंने बोला स्टेटस एमपी अंडर स्कोर स्टेटस स्लैश नंबर नहीं व्हाट्सएप पीसी टू स्पेस स्लैश टैग। टैग के अंदर मेरे को वैल्यू आ जाएगी यस कॉमा नो। इसने क्या किया देख रहे हैं आप, इसने एम्प्लॉय का टेबल भी बना दिया, इसके ऊपर कंस्ट्रेंट भी लगा दिया चेक का, और एम्प्लॉय स्टेटस यस और नो के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। अब मैंने बोला अगर मुझे इसके अंदर, इसके अलावा मैं बनाता हूँ एम्प्लॉय से पहले मैं बनाता हूँ डीपीटी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मैंने नाम दे दिया DEPT अंडरस्कोर नेम, इसको मैंने बोल दिया VC20। ठीक है। अब इसने क्या किया, डिपार्टमेंट का टेबल भी बना दिया, सही। अब मैंने बोला इसके अंदर में एफ के फॉरेन की बना दो, इसके अंदर में टेबल का नाम डिपार्टमेंट। अब ये चेक करें नीचे वाले टेबल के अंदर इसने इस डिपार्टमेंट आईडी के नंबर के अगेंस्ट में इसने क्या किया, एक कंस्ट्रेंट भी मुझे बना के दे दिया फॉरेन की का। देख रहे हैं आप, कंस्ट्रेंट क्रिएट किया इसने, रेफरेंस टेबल दिया है ये वाला। सही है। तो ये बेसिकली क्या किया इसने, ऑटोमेट खुद बना दिया सारा का सारा। तो ये ब्यूटी है एपिक्स की, जिसके अंदर में आपको कोड कम लिखना पड़ता है, कोड ये खुद लिख लेता है, बोलता है जो बेसिक लेवल का कोड है वो मैं खुद लिख लूंगा, कस्टमाइजेशन आप खुद करो। तो ये बेसिकली क्विक एसक्यूएल का फीचर है। क्लियर कमांड पे क्लिक करूंगा तो ये क्लियर कर देगा सारा डेटा मेरा। लोड पे क्लिक करूंगा, कुछ इसके बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स बने हुए, तो आप देखना चाहें तो यहाँ से कुछ हिंट्स आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट स्लैश इंसर्ट कोड लिखा हुआ, तो 4 रिकॉर्ड इसने ऑटोमेटिकली इंसर्ट भी कर दिए। ये देख रहे हैं आप, इंसर्ट की कमांड इसने खुद बना दी, इसने ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से कुछ इंसर्ट लिख कर दिया। एम्प्लॉय का टेबल बनाया, उसमें ऑटोमेटिकली खुद इसने खुद इंसर्ट कर दिया डेटा। देख रहे हैं आप, इंसर्ट की कमांड भी खुद ही बना दी इसने। अब मैं चाहूँ तो ये इसको उड़ा देता हूँ, इसने व्यू भी बना दिया। व्यू ईएमपी इसमें बता दिया, इसने बोला व्यू का नाम ये होगा, डिपार्टमेंट्स का टेबल होगा और एम्प्लॉयज़ का टेबल होगा, सिर्फ उसमें ये बताया व्यू के अंदर में। और इसने बताया कि अगर खुद ही व्यू बना के दे दिया आपको। यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देख रहे हैं, इसने खुद ही व्यू बना के दे दिया, आपने सिर्फ इसको ये बताया कि एम्प्लॉय का टेबल और डिपार्टमेंट का टेबल होगा मेरे पास व्यू के अंदर। इसने खुद ही ऑटोमेटिकली ज्वाइन भी लगा दिया, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी बराबर हो जाएगा डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे वो डिपार्टमेंट भी दिखा दो जो डिपार्टमेंट आईडी में डिफाइन नहीं हो रही है। सही है। तो यहाँ पे और भी डिफरेंट तरह के स्क्रिप्ट्स वगैरह, इनको भी लोड करके चेक कीजिएगा। एम्प्लॉय स्किल्स की, प्रोडक्टिव सेल की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, अभी देख रहे हैं ये भी इसने स्टार्टिंग, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं जा सकती इसके अंदर। चेक्स लगा दिया। सही है। तो ये बेसिकली आपका क्विक एसक्यूएल का बहुत अच्छा फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं एपिक्स के अंदर। और एक दूसरा देसी तरीका है आपका, कि आपने बोला कि मुझे कोई स्क्रिप्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे जाके वही मेहनत करूँ जो मैं 1901 में करता था। यहाँ पे जाके मैंने लिखा क्रिएट टेबल ABC अंडरस्कोर टैब, मैं टेबल का नाम डिफाइन किया, फिर उसके बाद मैंने बोला ब्रैकेट खोला, आईडी नंबर, फिर इसके बाद फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने बोला नेम, फिर मैंने बोला वार चार टू, फिर के बाद मैंने बोला कि 10 की लेंथ होनी चाहिए, फिर मैंने कॉमा दिया,
मतलब मैं गधों की तरह इतना लंबा-लंबा लिखूँ और इतनी मेहनत से एसक्यूएल बनाऊँ, इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं कोई एसक्यूएल का फीचर यूज़ करूँ जो ऑटोमैटिकली मुझे चीज़ें बना के दे दे। सही है? तो ये बेसिकली आपकी हार्ड वर्किंग को कम कर देता है क्विक एसक्यूएल आपकी। आपकी क्यूरी की बना के दे देगा, आपको टेबल बना के दे देगा, आपको ट्रिगर बना के दे देगा। जो आप 4 घंटे में काम कर रहे हैं, वो आपको 10 मिनट में काम करके दे रहा है। बस उसको अच्छा, आपको ये यूज़ आप करने का तरीका आना चाहिए। जी? सर आप मुझे अभी एक चीज बता रहे थे, वो जो आपने क्लाइंट दिखाई थी जिसमें जावा, python, python भी तो एक लैंग्वेज है ना? जी, पाइथन भी एक लैंग्वेज है। तो ये क्या कहते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नो नहीं है। बेसिकली पाइथन आपकी यूज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती है, एआई के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है पाइथन को। तो पाइथन वगैरह की अंदर में डेटा टाइप्स वगैरह नहीं होती, जिस तरह हमारे पास होती है ना, ये नंबर होती है, वर्डचार होती है और इस तरह की डेटा टाइप्स अच्छा, होती है, वो इंडिपेंडेंट डेटा टाइप के हिसाब से चलता है वो। बेसिकली वो भी इसकी एक तरह की इसकी लैंग्वेज है यूसेज उसकी। है इसका एपेक्स की? एपेक्स पे यूजेज है लेकिन इतना यूजेज नहीं है, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके जब कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आप एपीआईज के लिए पाइथन वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे इतना नीड नहीं होता। नॉर्मली मैंने भी इक्का दुक्का जगहों पे यूज़ किया था जहाँ पे मुझे नीड पड़ी थी पाइथन को यूज़ करने की, वरना ये रेयरली यूज़ होती है किसी चीज़ के अंदर में। जैसे कि मुझे नेटवर्क्स का डेटा दिखाना था कि बेसिकली कौन सा मेरा नेटवर्क डाउन है और कौन सा नेटवर्क मेरा अप है, तो मुझे एपेक्स पे दिखाना था, उसके लिए मैंने पाइथन यूज़ करी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप मुझे बताएंगे ना इसका क्या है? नीड नहीं है आपको अभी फिलहाल। आप फिलहाल नहीं है। जो आपका फोकस है, जो आपका मेन एरिया, आप उस पर फोकस करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ठीक। सही है। ठीक है सर। अच्छा, ठीक। ये बेसिकली एपेक्स की यूटिलिटीज़ है, इसके अंदर में डेटा वर्कशॉप है जिसके अंदर आप डेटा लोड और अनलोड कर सकते हैं। अनलोड पे क्लिक किया मैंने, मैंने बोला मुझे टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा चाहिए। किसका डेटा चाहिए? मैंने बोल दिया मेरे कंट्री का मुझे डेटा चाहिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्री का नेम और रीजन की आईडी। नेक्स्ट किया। इसने बोला सेपरेटर यही बनेगा इंक्लूडिंग कॉलम नेम, मैंने बोला इंक्लूडिंग कॉलम नेम। इसने लोड करके मुझे टेक्स्ट फाइल में उसका डेटा डाउनलोड करके दे दिया। सही है। ये कंट्री नेम और कंट्री के साथ है। ये डेटा टेक्स्ट फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी और फाइल में भी। ये डेटा लोड करने का ऑप्शन है, इसके अंदर में आप कोई भी फाइल किसी भी टेबल के अंदर में आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी डाउनलोड करी थी ये टेक्स्ट फाइल, तो इसी टेक्स्ट फाइल को मैंने अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर दे तो पूछ रहे हैं न्यू टेबल में करना है, मैंने बोला जी न्यू टेबल के अंदर में, न्यू टेबल। मैंने बोल दिया लोड डेटा। टेक्स्ट का मैकेनिज्म चलेगा, बोलेगा कि आपने 25 रॉस इंसर्ट कर दिया, आपने बोला व्यू टेबल, तो आपको वो टेबल दिखा देगा जिसमें इसने इंसर्ट किया होगा डेटा। सही, न्यू टेबल के नाम से मैंने टेबल बनाया था, उसमें इसने डेटा इंसर्ट कर दिया, कंट्री आईडी और रीजन आईडी। सही। ये बेसिकली एसक्यूएल का फीचर है, डेटा लोड और अनलोड करने का। सही। अच्छा, इसके अलावा डेटा जनरेटर है जो बेसिकली ब्लूप्रिंट्स आपका जेसन फॉर्मेट में आपके डेटा को व्यू डाउनलोड करके देता है। ये बेसिकली अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने न्यू टेबल डाउनलोड किया ना, न्यू, इसका आप कर दो क्रिएट ब्लूप्रिंट। ये जो 25 रिकॉर्ड होंगे इसका बेटा बेसिकली वो डेटा डाउनलोड करके देगा आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर। जनरेट डेटा। इसने क्या किया, जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा डाउनलोड करके दे दिया इस तरह का। ये इसका जनरेटर का मैकेनिज्म है। जैसे हमारे पास कोई एपीआई के लिए कोई मांगता है ना डेटा, तो उसको हम डेटा जनरेटर के थ्रू भी उसको जेसन फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं और एपीआई के थ्रू भी दे सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। सही। तो ये डेटा जनरेटर कहलाता है इसका। इसके यूज़ नहीं होता वैसे इतना, तो पार्ट था तो मैंने दिखा दिया आपको। ये कोई का एसक्यूएल वही है जो हमने वहाँ पे अभी इससे पहले देखा था। ये इसका एक और
मेन्यू दिया हुआ है जहाँ से आप इसमें आ सकते हो। क्यूरी बिल्डर वही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्यूरी बिल्डर के थ्रू हम क्यूरी बना सकते हैं। इसके बाद सैंपल डेटा सेट है, ये ऑरिकल एपिक्स ने अपना खुद दिया हुआ है डेटा सेट सैंपल का, जिसके अंदर आप डेटा अपना इंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा। जैसे इसके ऊपर 2 अपडेट आ रहे हैं क्योंकि ये भी डेटा इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये भी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। और अगर मुझे कोई और इंस्टॉल करना है डेटा सेट तो मैं यहाँ से सैंपल डेटा इंस्टॉल कर सकता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और जनरेट हो जाएगा। अच्छा, जनरेट डीडीएल बेसिकली आपकी वो निकाल के देगा, स्क्रिप्ट बना के दे देगा कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट बना के दे दो मुझे कि मुझे ये एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पे लेके जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि मुझे जनरेट करके दे दो आप, सेव टू द फाइल एल एल, मैं टेबल का कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, कंट्री का टेबल, आप मुझे इसको जनरेट करके दे दो। ऑब्जेक्ट जनरेट डिटेल मस्ट बी स्पेसिफाइड, अच्छा सही है। जनरेट डिटेल, ये आपको बेसिकली डीटीएल डेटा डाउनलोड करके दे देते हैं। ये इश्यूज आते हैं जब आप लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर में ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, ये क्या बोले, नो ऑब्जेक्ट फाउंड। ये देख रहे यू डोंट हैव परमिशन, ये कुछ उनकी तरफ से इशू आ रहा है सिस्टम में, ठीक। ये बेसिकली आपकी डीडीएल स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड करके दे देता है। क्या हो गया? आज की क्लास को मैं यहीं तक रखें। आपने एसक्यूएल वर्कशॉप देख लिया, यूज़र किस तरह बनते हैं वो देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र, एंड यूज़र और आपके नॉर्मल यूज़र किस तरह के होते हैं वो हमने देख लिया इसके अंदर में। एसक्यूएल वर्कशॉप हमने कंप्लीट कर लिया इसके अंदर में। एसक्यूएल क्यूरीज किस तरह मॉडिफाई की जाती है वो हमने देख लिया। अच्छा, ये हमने देख लिया क्यूरी बिल्डर किस तरह यूज़ किया जाता है, जनरेट एरियल किस तरह की जाती है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हम देख लेंगे। मैनेज यूजर्स इन ग्रुप हमने देख लिया कि यूजर्स किस तरह बनाए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स जो हमने देखने थे वो बना दिया। एपिक्स की बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया, एपिक्स के यूजफुल लिंक्स हमने देख लिए। कोई एसक्यूएल मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखा दिया, सैम्पल डेटा सेट मैंने आपको करके दिखा दिया। जनरल डीडीएल का हमने देख लिया, डेटाबेस में। तो आज के दिन की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह हम आपके पास हाजिर होंगे। सही है? नेक्स्ट क्लास कल है।